और आदरणीय आज के मुख्य वक्ता आदरणीय निपुण जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि वो अपने कार्यक्रम इनको मिल नहीं पाई। बैनर तो लगा दे इसे, बैनर तो लगा दो ना, मैं बैनर लगा दूँ, बैनर तो लगा दूँ जाऊँ। नमस्कार, जय हिंद। मंच में उपस्थित बच्चे जो मेरी तरह कभी मैं भी छोटा सा था तो ऐसे ही सरस्वती विद्या मंदिर शिशु मंदिर में पढ़ा हूँ, तो मुझे बचपन की वो सब बातें याद आ रही थी कि हम कैसे सरस्वती वंदना किया करते थे। तो सभी बच्चों का सम्मान करता हूँ, रेस्पेक्ट करता हूँ। साथ ही सभागार में उपस्थित गणमान्य सभी को मेरा प्रणाम और सभी बच्चों को बहुत सारा स्नेह और अभिनंदन। अभी कन्हैया भाई साहब ने बताया पूरा संविधान के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे संविधान विषय के ऊपर। बस एक छोटी सी बात बता के मैं इस कार्य को शुरू करूंगा। आपको एक थोड़ा सा संविधान के बारे में एक विषय रखूंगा कि क्यों हमको संविधान मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, और केवल ये नहीं कि हमको संविधान पढ़ना है, मानना है, बल्कि संविधान हमारे जीवन में किस प्रकार परिवर्तन लाता है उसको भी हम देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। बात यह है कि जैसे भी भाई साहब ने जिक्र किया था कि कई बार चुनावों के दौरान यह चर्चा आती है कि संविधान बदल जाएगा, तो तब मैंने एक संकल्प लिया, और संकल्प लिया हमारा मौलिक कर्तव्य। अगर आप संविधान को देखेंगे तो संविधान का एक भाग है 4A, जिसमें दिए गए हैं हमारे 11 मौलिक कर्तव्य, और 11 मौलिक कर्तव्यों में एक 10वां मौलिक कर्तव्य है जो ये कहता है कि हमें केवल अपना व्यक्तिगत विकास ही नहीं करना है, बल्कि समाज, समूह, राष्ट्र के निर्माण में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करना है। तो इस विषय को मैंने ध्यान रखते हुए, कन्हैया भाई साहब यहाँ पर हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं, मैंने भाई साहब से जिक्र किया कि मेरा एक मन है, मेरा एक विचार है कि जो मैंने पढ़ाया, भाई साहब ने बताया कि मैं सिविल सर्विस में पढ़ाता हूँ। 2011 से मैं अध्यापन कार्य कर रहा हूँ और सिविल सर्विस में के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाता हूँ। IAS, PCS जो बनते हैं उनको मैं पढ़ाता हूँ। उससे पहले खुद भी मैं एक अभ्यर्थी रहा, और उससे पहले मैं आपकी तरह ही सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ा हूँ, उत्तर प्रदेश में ही। तो भाई साहब ने कहा कि कार्य अच्छा है, इसको प्रारंभ कीजिए। तो भाई साहब ने आदेश दिया, मैंने इस कार्य को शुरू किया। अब हम बात करते हैं संविधान के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। मुझे पता है कि कभी ना कभी आपकी कोई ना कोई कक्षा में, क्योंकि जब हम लोग सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं, सोशल साइंस, तो उसमें ये विषय कहीं ना कहीं आता है, और क्लास 9th से तो प्रॉपर तरीके से हम संविधान के बारे में जानना प्रारंभ कर देते हैं। आखिर संविधान क्यों जरूरी है, और एक लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए संविधान वाकई में जरूरी क्यों है, और ये जीवन में केवल एक राष्ट्र के जीवन में नहीं, बल्कि हमारे पारिवारिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन, सार्वजनिक जीवन, हर तरीके से अगर हम इसको देखें तो संविधान हमारे लिए अवश्यम भाविक क्यों बन जाता है, इस बात को हम लोग देखें। तो मैं संविधान के बारे में सिंपल सी बात कहूं। देखिए, अगर हम जाते हैं एक प्राचीन व्यवस्था में, क्योंकि आप जानते हैं कि मानव जीवन भी एक पूरे विकास का परिणाम है, और विकास का परिणाम कैसे, कि कभी हम लोग भी जंगलों में रहा करते थे, और जंगल में एक नियम चलता है, आज भी वो नियम है, लेकिन वो मानव के लिए नहीं, वो पशु के लिए है। और वो क्या है, जो आपने सुना भी होगा, मत्स्य न्याय, अर्थात सर्वाइवल टू फिटेस्ट, जिसको हमारे यहां कहा गया योग्यतम की उत्तरजीविता। मतलब कि जो योग्य होगा जंगल में वो जिएगा, और जंगल का कोई नियम नहीं।
जंगल में जो भी ताकतवर है वो कमजोर को अपना क्या करता है, भोजन बना लेता है, भक्षण कर लेता है। सुबह शाम दिन रात कभी भी वहां पर असुरक्षा का भाव रहता है। उस जंगल की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए, जैसे कि हमारी मनुस्मृति, कौटिल्य, आचार्य चाणक्य का अर्थशास्त्र, उसमें विधि से, पूरा विधान से लिखा राजा का संदर्भ, राज्य का संदर्भ, राष्ट्र का संदर्भ, कि जब इस प्रकार का मत्स्य न्याय प्रचलित था कि ताकतवर कमजोर की स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसे जो मूल अधिकार हैं उनको छीन लेता था, तो उस समय राजा का कॉन्सेप्ट आया और राजा ने कहा कि इस क्षेत्र में रहने वाले लोग मेरी प्रजा हैं। और आपने एक मूवी देखी होगी, मुझे पूरा विश्वास है, बाहुबली। तो बाहुबली उसमें कहते हैं कि अगर तुमने देवसेना को छुआ तो मान लो मेरी तलवार को छुआ। तो राजा अपनी तलवार, अपनी शक्ति के माध्यम से अपनी पूरी प्रजा को सुरक्षा देता था, सिक्योरिटी देता था। लेकिन वो सिक्योरिटी जो थी वो राजा की इच्छा पर निर्भर करती थी। इसको हम बोलते हैं राजतंत्र। राजा का जो मन आया वही न्याय है। हमारे यहां उपाधियां दी गई है मध्यकाल में, जिले इलाही, दीने इलाही, इस तरह की उपाधियां दी गई। उन उपाधियों का मकसद क्या था कि राजा जो कह दे वही न्याय है और वही कानून है। जैसे उस मूवी में कहा गया कि राजा का वचन ही है शासन, यानी कि राजा के मुंह से निकली वाणी वही शासन है। लेकिन जब हम देखते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, यानी कि वो जो राजतंत्र समाप्त होता है और लोकतंत्र की हम बात करते हैं, आपने कई बार देखा होगा, सुना होगा, एक G20 के बारे में आपने सुना होगा, G20 समिट। अभी भाई साहब ने कहा, जिक्र किया कि आज हम लगातार विकास के पथ पर अग्रसर हैं। चौथी अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने कल, ब्रिक्स एक संगठन है, उसमें प्रधानमंत्री जी गए हुए हैं और उन्होंने कहा कि जो ग्लोबल साउथ है, यानी कि जिसको हम दक्षिण बोलते हैं, दक्षिण विश्व बोलते हैं, उसके बगैर दुनिया अधूरी है। क्यों उन्होंने ऐसे कहा, इस पर मैं चर्चा करूं, लेकिन पहले उस विषय पे आता हूं। तो G20 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कही, वो कहा मदर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र की कोई जननी है तो भारत है। वो भले ही पश्चिम कहे, पश्चिम इस बात को कई बार कहता है कि लोकतंत्र हमने दिया, लेकिन आज बकायदा इसके प्रमाण हमारे पास में है। और आप लोगों ने अगर इतिहास पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, एक लक्षवी गणराज्य हमारे यहां हुआ करता था। जो अध्यापक उन्होंने बिल्कुल पढ़ा होगा, लक्षवी गणराज्य। अशोक का नाम सुना होगा आप लोगों ने, आचार्य चाणक्य का नाम सुना होगा। उस समय भी काफी पूर्ण मात्रा में हम देखें तो गणराज्य हमारे यहां हुआ करते थे। और यहां तक कि अगर आप ऋग्वेद और अर्थवेद में जाएं तो वहां भी आपको संसद जो शब्द हमारा देखें, जो आज हम लोग पार्लियामेंट दिल्ली में आपकी जो है, संसद शब्द का उल्लेख हमारे ऋग्वेद में भी, यानी कि सबसे प्राचीन वेद के अंदर आपको देखने को मिलेगा संसद शब्द का उल्लेख। तो प्राचीन काल से लोकतंत्र हमारे क्या है, मूल्यों में या हमारे संस्कार के माध्यम से हमारे अंदर आ रहा है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेसी, यानी कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी। अगर कोई लोकतंत्र की जननी है तो वो कौन है, आपका भारत है। यानी कि 2400 साल पहले का तो प्रमाण हमारे पास में है। ठीक है, वो बात अलग है कि 1947 में हम आजाद हुए और 26 नवंबर 1949, जिसको हम लोग संविधान दिवस के रूप में बनाते हैं 2015 से, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। तब से हमने लोकतंत्र के लिए संविधान के रूप को स्वीकारा। लेकिन ऐसा नहीं था कि प्राचीन काल में हमारे पास में संविधान नहीं होता था। देखिए, आप कोई भी व्यवस्था देखें, जैसे आप विद्यालय में आए, सुबह आपको 8:30 बजे का समय, फिर आपकी प्रार्थना हुई, अब पूरे आपकी बेलाएं चलेंगी, आपके जो क्लासेस चलेंगी कि पहले ये क्लास, पहले ये क्लास। एक व्यवस्था, एक विधान है विद्यालय का, है या नहीं है? सभी का विधान है। फिर बीच में आपका इंटरवल होगा, यानी कि मध्यांतरण होगा, फिर क्लास की छुट्टी होगी, स्कूल की छुट्टी होगी। ऐसे आप घर को भी देखेंगे, कोई भी कंपनी, संस्था, किसी को आप देखेंगे
तो सबको चलाने के लिए विधान चाहिए होता है, विधि चाहिए होती है। तो यही विधान, यही विधि प्राचीन काल में थी। लेकिन संविधान क्यों? संविधान का मतलब यह है समविधान। संविधान का मतलब जो सबके लिए समान रूप से लागू हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, हमारे जो राष्ट्रपति महोदया हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके लिए भी वो लागू होगा, और एक सामान्य मानवीय की, चाहे वो चाय वाला हो चाहे वो रिक्शा वाला हो, सभी के लिए लागू होगा। और सब एक सहमति बनाते हैं। जब संविधान आपका लागू हुआ और सबने एक सहमति बनाई, उस समय जब संविधान सभा ने इसको लागू किया कि हम सब निश्चय करते हैं कि इस संविधान के अनुसार हम कार्य करेंगे, और यह स्पष्ट होता है हमारे संविधान का पहला ही पृष्ठ, जिसको हम प्रस्तावना उद्देशिका के नाम से जानते हैं। अभी मैं कुछ पत्र लाया हूं, आपको दूंगा। प्रस्तावना उद्देशिका, उद्देशिका की प्रथम और अंतिम पंक्ति इस बात को उल्लेखित करती है कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, और अंतिम पंक्ति इस बात को उल्लेखित करती है कि इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्माप्रित करते हैं, इनेक्ट, गिव टू आवरसेल्फ। और आपका इसका अर्थ क्या हुआ कि इस संविधान को हम भारत के लोग, लोग से मतलब पीपल से मतलब पूरी समस्त भारत की जनता, चाहे वो बुजुर्ग हो, बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी जाति मत भेद, तमाम तरह की बात हम बात करें, वो सब उसको क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। यानी कि अपनी आत्मा पर हम स्थान देते हैं कि इसको, संविधान को। ये घोषणा हमने कब की? 26 जनवरी 1950 को हमने घोषणा की। तो जो ये विषय आता है कि संविधान बदल जाएगा, ये विषय का कोई मतलब बनता ही नहीं। क्यों नहीं बनता? क्योंकि हम सब लोगों ने इसको अपने मन से स्वीकार किया और ये घोषणा की कि हम इसको अपनी आत्मा पर स्थान देते हैं। लेकिन एक विषय यह है कि जो 1950 की परिस्थितियां थी और आज हम 2025 में खड़े हैं, यानी कि 75 वर्ष, क्या वो परिस्थितियां आज हैं जो 1950 में हुआ करती थी? आप कहेंगे नहीं भाई। आप देखें, आप बहुत सारी चीजों में आप देख सकते हैं। पहले आप देखते थे फोन आया करते थे, इनको हम हाथ में लेके, और लैंडलाइन फोन को बोला करते थे, हाँ या ना? आज हम देखते हैं इन फोन को, हम देखते हैं मोबाइल फोन। यानी कि लगातार तरक्की हो रही है, लगातार विकास हो रहा है, चाहे तकनीकी क्षेत्र में हम बात करें। और जब तकनीकी में परिवर्तन आता है तो समाज में ऑटोमेटिकली परिवर्तन आता है। पहले शारीरिक श्रम ज्यादा था, आज शारीरिक श्रम की बजाय मानसिक श्रम ज्यादा है, जिसको हम एआई भी आप जानते होंगे। एआई आपने सुना होगा, कंप्यूटर की हम बात करते हैं, तमाम तरह की हम चीजें बात करते हैं। तो समाज में जैसे जैसे परिवर्तन आता है, वैसे वैसे संविधान में परिवर्तन आना भी जरूरी है। कई बार पिताजी कहा करते थे कि अब तो इस तालाब का पानी बदल दो कि कमल भी इसमें मुरझाने लगे हैं। तो तालाब बदलना जरूरी नहीं है, जरूरी क्या है? उसके पानी में शुद्धता आती रहे, प्रवाह रहे, निरंतरता रहे। तो ये बात हमारे संविधान निर्माताओं ने भी समझा कि नहीं भाई, संविधान में अगर परिवर्तन जरूरी नहीं होगा, परिवर्तन के प्रावधान नहीं होंगे, तो होगा क्या? समाज संविधान को स्वीकार करने को मना कर देगा। ऐसा हुआ 1947 में। केवल हम ही आजाद नहीं हुए, दुनिया के बहुत से देश हैं जो आजाद हुए, और कई देशों को हम ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने नजदीक में देखिए, भारत की जो पेरिफेरी है, आप उठाइए पश्चिम से, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तीनों देश आज तक अपनी व्यवस्था को समझ नहीं पाए कि आखिर हम चलेंगे तो चलेंगे कैसे। चाहे वो ईरान हो, अफगानिस्तान का पता ही नहीं वहां पे कब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी और कब वहां पर क्या होगा, तालिबान आएगा। पाकिस्तान तो खुद कंफ्यूज है, दुनिया को कंफ्यूज किया हुआ है और आतंकिस्तान बना हुआ है। 3-3 बार पाकिस्तान ने संविधान बनाया और तीनों बार ध्वस्त कर कर वहां पर कहीं ना कहीं तख्ता पलट, जिसको हम सैन्य शासन या अप्रत्यक्ष सैन्य शासन हम देखेंगे। नेपाल में चलिए आप, नेपाल आज तक भी अपनी संवैधानिक व्यवस्था को खोज रहा है। शुरुआत में संविधान बनाया, फिर राजतंत्र,
फिर संविधान बनाया। 2015 संविधान लेके चल रहे हैं नेपाल के लोग, लेकिन अभी तक भी व्यवस्था स्टेबल नहीं कर पाए। वहां पर आज तक भी 5 साल तक स्थिर सरकार वो दे नहीं पाए। हम बात करें बांग्लादेश की, बांग्लादेश की तो आप चर्चा सुन ही रहे होंगे। 5 अगस्त 2024 शेख हसीना जी भारत आई, आज मोहम्मद यूनुस की वहां पे गवर्नमेंट है। वो खुद खोज रहे हैं कि संविधान यानी कि देश चलेगा तो चलेगा कैसे। फिर हम